अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके मेज़बान इरम चौधरी। और तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से 8 मार्च को पेश की गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए जो इजलास बुलाना था उसकी तारीख बनती है 21 मार्च, लेकिन 21 मार्च को इजलास नहीं बुलाया गया, बल्कि हुकूमत की जानिब से 25 मार्च को इजलास की तारीख दी। वजह बताई गई OIC इजलास के हवाले से। OIC का जो इजलास हो रहा है, मेहमान आए हैं और जिसकी वजह से तमाम ममालिक के जो वज़राए ख़ारिजा है उनका ये इजलास बहुत अहमियत का हामिल गर्दाना चाह रहा है, जिसकी वजह जगह ना होने की वजह से इजलास की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये गैर आइनी है। और गैर आइनी किस तरह से है कि जिस तारीख पर जो इजलास बुलाया गया तो रीज़न वैलिड होने जो रीज़न्स हैं अगर वो वैलिड भी हों तो फिर भी ये गैर आइनी ही बनता है। कानूनी राय भी हम जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि सियासत जो है वो बड़ी सख्त होती जा रही है। अगर हम ये कहें कि बहुत ही जालिम सियासत इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है। अपोजिशन जो है, जो हमने देखा था कि चेयरमैन सेनेट की दफ़ा कहा गया था कि ख़रीदो फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। आज उसी अपोजिशन के हवाले से कहा जा रहा है कि लोटों और नोटों की सियासत चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जिनको शोकाज नोटिस मिले हैं वो वापस आ जाएं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये किस तरह से जो एक ईमानदारी का जो मेयार है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या जो लोटो और नोटों की सियासत की तरफ उनके अराकीन जा रहे हैं, उनको वापस आने के लिए जो भी अल्फाज और जो भी जुमले इख्तियार किए कि जलसे में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और वो बातें की हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो नहीं मुश्किलात आएंगी फैमिली के लिए, शादियों में नहीं जा सकेंगे, बच्चों की शादियां नहीं हो सकेंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग आपको ताने देंगे। ये सारे उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स गिनवाने की कोशिश की है उन अराकीन को जिनको दिखाया भी गया और जो अराकीन के हवाले से शुकात नोटिस भी मिले। अब इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। अपोजिशन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गई है। हमने ये भी देखा, मरियम नवाज ने कहा है कि लफ्ज़ न्यूट्रल का बहुत चर्चा है, न्यूट्रल के लफ्ज़ से आपकी जमात का शराजा बिखर गया। आपने नैब FIA को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आप चाहती हैं कोई आपकी को गिनती पूरी कर दे। इसके साथ साथ जो असम्बली इजलास में ताख़ीर की गई, अपोजिशन कहती है कि स्पीकर ने कानून तोड़ा है क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आखिरी मरहले की जानिब उसका सफ़र जो जारी है इजलास ना बुलाने पर 21 मार्च को इजलास ना बुलाने पर अपोजिशन गम गुस्से का शिकार हुआ है। जबकि जो अपोजिशन को स्पीकर का फैसला कबूल होगा या फिर अदालत जाने के हवाले से उनके पास ऑप्शन रह जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसने पाकिस्तानी सियासत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। इन तमाम तर सवालात का अहाता करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का आपसे तारुफ करवाती चलो, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली उस्मा रियाजुद्दीन साहिबा। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। सदीकुल फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ आपसे कर लेते हैं क्योंकि कानूनी मामलात इसमें आ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश की गई, 14 दिन का वक्त होता है, जिसके बाद इजलास बुलाने के लिए 21 मार्च को हुकूमत ने इजलास नहीं बुलाया, जिस पर अपोजिशन शदीद गम गुस्से का इजहार है। आर्टिकल 95 की बात की जा रही है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास वैलिड रीजंस हैं। OIC कॉन्फ्रेंस है, OIC की सदारत कर रहा है पाकिस्तान, जिसकी वजह से जगह ना होने की वजह से इस इजलास को 25 मार्च को बुलाया गया है। आप क्या समझते हैं, कानून क्या कहता है सर इस हवाले से? बहुत शुक्रिया इरम। बात यह है कि हमारे यहाँ हर चीज जो है वो अपने जाती मुफादात के तहत होती है। और अब अगर तो किसी के पास कोई पार्टी लाइन है तो उनकी अपनी राय होगी, लेकिन मैं तो चूंकि जो मुझे कानून के तालिब इल्म के तौर पर नजर आती है बात या सुझाई देती है, मैं तो वो बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ये तहरीक पेश की उन्होंने भी बड़े ही तरीके से सोच समझ के की कि जिसके बाद गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता ना रहे। और वो स्पेशली जबकि 21 तारीख जो है वो आती है लास्ट डे और 22 को कॉन्फ्रेंस हो रही है OIC की। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि स्पीकर साहब जो है उन्हें कम अज कम इस मामले में जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई अगर आप के पास आ गई है एक रेपोजिशन आ गई और आई के मुताबिक आई है तो उसमें आप एक इजलास जो है वो बुला लें, या इवन इससे पहले कोई वजह बयान करके ये कहे कि भाई इस वजह से
इजलास जो है वो यानी उस दिन नहीं बुलाया जा सकता, रेजोल्यूशन आ गई है, लेकिन ये है कि फला तारीख को यानी एक आध दिन जो है आइन में अगर ये लिखा हुआ है, लेकिन आइन जो है वो कोई ऐसी चीज को बिल्कुल अकोमोडेट करता है जो गैर मामूली सूरत हाल हो, अगर खुदा न खास्ता यानी ये तो इवन ये जो जिसे कहते हैं ना कि कुदरती आफात या कोई ऐसी नागुज़ीर हालात, ये तो हर जगह आते हैं। तो दोनों तरफ से मुझे ये नजर आ रहा है कि एक को ये दिलचस्पी नहीं है जो OIC कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं होती है, और दूसरे को ये दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान की कमान इस वक्त मेरे पास है, इख्तियार मेरे पास है और मुझे आइन की पासदारी करनी है। जो मैं आइन की बात करता था जब मैं इक़्तिदार में नहीं आया था, तो आज मुझे चाहिए ये कि जो भले मेरा जो नुकसान होता है मैं उसको बर्दाश्त करूं, लेकिन आइन के मुताबिक चलूं। और यही मामला आइन की तशरीह का जो आप रास्ते पे जा रहे हैं, यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है इससे पहले भी फाइल किया जा सकता था, जबकि आपको नजर आ रहा था कि लोग आपको डिफेक्ट कर रहे हैं, और फिर अपना रवैया भी दुरुस्त किया जा सकता था। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना युवास वाले खुद करना रहा इलाजे बेस, तो जहाँ तक आइन का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि इस मामले में आइन बड़ा क्लियर है, लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वोट का मामला, मेरी राय ये है कि तशरीह हो जानी चाहिए जरूर। उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, या फ्लोर क्रॉसिंग जो है, फ्लोर क्रॉसिंग के पीछे जो लेजिस्लेशन की जो लेजिस्लेटिव इंटेंट थी, जिसको फारूक साहब भी मौजूद है, इस सारे सिस्टम का हमेशा हिस्सा रहे हैं, जानते हैं बहुत, तो उसमें ये वजह ये थी कि ऐसे लोग जो इंस्टेबिलिटी ना आए और अचानक ऐसा ना हो कि जनाब आज हुकूमत चल रही है तो कल को जनाब लोग जो है वो अपनी वफादारियां तब्दील करके दूसरी तरफ चले जाएं और हुकूमत जो है उसका दर्दन तख्ता हो जाए। तो अगर ये सूरत हाल इजाजत इसको चलने की दी जाए इस तरह के जनाब लोग वोट तो जाके कास्ट कर दे और उसके बाद फिर उनके खिलाफ रेफरेंस जो कि बाद मर्ग वहला या बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस मैं आऊंगी जी, बगैर तो वोट आपको नहीं उससे ठीक, किया जा सकता, वोट नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ कानूनी नुक्ता जो है कि दो इशू हैं। एक तो ऐसा वोट जो कि आइन के हकूक के मुनाफी कास्ट किया गया हो, क्या उसको गिनती में शुमार किया भी जाना चाहिए या नहीं। और आर्टिकल आइन में है कि वो शख्स डिक्वालीफाई हो जाएगा, क्या सिर्फ डी सीट होगा, अपनी सीट से महरूम हो जाएगा, या परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आरिफ चौधरी साहब, मेरी राय में पहली बात तो ये है कि ये परमानेंटली डी सीट होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये वो उसके लिए अलहदा आर्टिकल्स हैं जो इससे पहले लीक कर रहे हैं। ये 63 एज जो है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। बेसिकली आप इस मेंबर होंगे उस यानी पार्टी के टिकट पे जिसपे आपने इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो उसका हेड जो है वो आपको डी सीट करवा सकता है, और उसके लिए भी काफी लंबा प्रोसेस है और इलेक्शन कमीशन को दरमियान में इन्वॉल्व किए बगैर आप उसे डी सीट नहीं करवा सकते। तो वो डी सीट होगा। और जहाँ तक इसका परमानेंट महंदी का ताल्लुक है, परमानेंट महंदी उसकी नहीं है, वो तो अगले ही दिन जाके जनाब जब वो सीट खाली डिक्लेयर हो जाएगी तो इलेक्शन जो है उसे दूसरी पार्टी के टिकट पर ये आजाद है, जिसमें इलेक्शन लड़के फिर आ सकता है। कि बुनियाद पर तो अभी तक कोई आइन में बात दर्ज नहीं है कि ऐसे शख्स को यानी डिस्क्वालिफिकेशन में ये बात आती ही नहीं है। इसकी सिर्फ यानी आती है तो डिसमेंबर होने की या बीसीट होने की। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सवाल ये भी है कि मतलब सेशन 7 दिन के अंदर अंदर मतलब गिनती होना ज़रूरी है, या लगता है कि इस हवाले से भी मामला जो हैं वो ख़राबी का शिकार हो सकती हैं। ये भी मामला हम चलेंगे। मैं आरिफ चौधरी साहब आपकी तरफ दोबारा हो गया। उस्मा रियाजुद्दीन साहिबा, यही कहा जा रहा है कि OIC का इजलास जगह नहीं थी, वैलिड रीज़न है, गैर आइनी नहीं है। क्या यही आप समझती हैं कि डिफेंड करना काफ़ी है इसको लेके? जैसे कि आरिफ चौधरी साहब ने कहा है कि आइन की बात जिन्होंने की उनको जिस तरीके से भी करना पड़े पूरा, तो फिर उनको आइन को मान के चलना चाहिए था, जिस तरीके से भी मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा इस्लामाबाद इंतज़ामिया से आप लोगों ने कहा है कि रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जगह नहीं है, लेकिन कन्वेंशन सेंटर में आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कन्वेंशन भी तो करवाया था। आप इजलास के लिए कोई और जगह भी तो मुख्तस कर सकते थे। उस्मा रियाजुद्दीन साहिबा, यूं देखिए राम, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया जिस तरह से मेरे भाई चौधरी साहब ने बात की आइन के हवाले से। देखें, ये जो टेक्निकलिटीज हैं इनको
मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर भी पता होगा, लेकिन ये इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे कि आपको पता है कि असेंबली की इस वक्त नेशनल असेंबली की रेनोवेशन हो रही थी, वहाँ पे काम शुरू हुआ था, वहाँ पे जितनी भी कमेटीज की मीटिंग थी वो सब कैंसिल की गई थी, और उनको यही कहा गया था कि जितनी भी कमेटीज की मीटिंग है वो 24 के बाद दोबारा से होंगी। और क्योंकि काम हो रहा है, शायद आपका चक्कर नहीं लगा, अगर आप भी जाती वहाँ पे देखती तो हर चीज पे काम था। तो ये अपोजिशन को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता था, तमाम पीडीएम को पता था कि वहाँ पे काम है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इजलास बुलाया जा सके या वहाँ पे किसी कमेटी की मीटिंग की जा सके। दूसरी बात ये है कि जी अभी भी जैसे से बात हुई है कि जी ओआईसी का इजलास, देखें जी ओआईसी का इजलास इस वक्त सबसे अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान ओआईसी की सदारत कर रहा है, जहाँ पे तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक यहाँ पर आएंगे। हमने कोई इस किस्म की बात या चीज नहीं करनी जिससे वो नेगेटिव इम्प्रेशन लेकर जाए। ये इंटरनल अंदरूनी हम सबके सियासी मामलात हैं, और सियासी मामलात को घर के अंदर बैठ के अफवाह तफहीम के साथ इसका कोई सोल्यूशन निकालना। बैठा ही तो नहीं गया उज़्मा रियाज जदून साहिबा, बैठा ही तो नहीं गया। सवाल तो यही है, प्रॉब्लम तो यही है। ऑपोजिशन को आप बुलाते, मजबूरियां बताते, अपने घर के मामलात हैं, घर में इख्तलाफात होते हैं, हर तरह से मामलात होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। उनको बुला के, बिठा के, मजबूरियां बता के, तो आपस में मुझे ये समझ नहीं आती कि एक असेंबली का आम चपड़ासी भी जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको भी पता है कि इस सब असेंबली के अंदर क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जा सकते। तो ये चीज आप क्या समझती हैं कि ऑपोजिशन को नहीं पता? मतलब एक सेंस वाली। अच्छा नहीं, उज़्मा रियाज जदून साहिबा, पता होना और बात होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना, अपने साथ मिलाकर चलने की बात करनी। इख्तलाफात अपोजिशन के आपके साथ हैं, आपकी अपोजिशन के साथ हैं, लेकिन जब मुल्की सलामती का मामला है, मुल्की इमेज का मामला है, एक तासुर देना है, कि आपके ये अल्फाज हैं कि हम कोई खराबी नहीं चाहते, हमने एक अपने मुल्क का अच्छा इमेज पेश करना है, तो अच्छे इमेज के लिए तो जहाँ पे इख्तलाफात भी होते हैं उनको साइड पे करके एक जगह बैठा जाता है, अफाम व तफहीम से बताया जाता है कि ये इशूज़ हैं, आपने दे दिया अदम एतमाद। ये 14 दिन के हवाले से 21 मार्च की तारीख बनती है, लेकिन 21 से इतने दिनों तक ये रीज़न की बना पर हम 25 मार्च को तलब कर रही हैं, आप लोग हमारा साथ दें, ताउन करें, तहरीक तो आनी है। देखिए बात ये है कि तमाम बातें इजलास के अंदर ही डिस्कस की जा सकेंगी, और दूसरी जो सबसे अहम बात ये है कि नेशनल असेंबली में इस वक्त तमाम असेंबली जो है वो वजारत खारजा को मुंतकिल की गई है। इस वक्त वो तमाम नेशनल असेंबली वजारत खारजा के अंदर है, उसी में इसकी रेन्यूएशन करानी है, लोगों के हवाले से काम शाम करना है। तो जब ऑलरेडी आप किसी मिनिस्ट्री को आपने चीज दी हुई होती है और उसके टाइम मुख्तस किया होता है, उस वक्त तक वो उसके अंदर जाती है। देखिए ये तमाम चीजें अपोजिशन को भी पता है, हमें भी पता है, और आम पब्लिक को भी इस चीज का पता है। जहां तक आप बात कर रही हैं कि जी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इस वक्त आप मुझे बताएं कि अपोजिशन को किस चीज का इल्म नहीं, किस चीज की उन्हें पता नहीं होगी ना। बात 25 तारीख से दी है ना, 25 को आज 21 है, 22, 23 को ओआईसी का इजलास है, 24, 25 को आपका इजलास आ जाएगा। वहां पे बैठ के आप लोग तमाम बातें कीजिएगा, अपनी जो भी बात हुई आप लोगों ने करनी है। उसके बाद फिर 27 को हमारा भी यहाँ पे जलसा है, और उन्होंने भी अपना जलसे का जो भी किया हुआ है, उसके बाद भी सेशन भी शुरू होंगे, काम भी होंगे, लेकिन फॉर द टाइम भी इस वक्त ओआईसी सबसे अहमियत का हामिल है। और हमारा दिया हुआ एक बयान, एक चीज, हमारे जो दुश्मन ममालिक है, जो इंडिया है, वो उसको आप देखेंगे किस तरह से लेकर चल रहा है। पिछले दिनों जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो एक बात कर दी थी, उन्होंने तो सियासी और कहने की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी इस पॉइंट स्कोरिंग की वजह से हमारे मुल्क को कितना डिग्रेड किया जाएगा, और हमारे ऊपर कितनी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया जो हमारे खिलाफ है वो कितना इस चीज को हाईलाइट करेगा। देखिए ये इस वक्त मुश्तरका हम सबकी इज्जत का मामला है।
हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, अपोजिशन के साथ झगड़े होती हैं, अपोजिशन के साथ बात होती है, लेकिन वो घर के मामलात हैं। लेकिन जब आपको पता हो ओआईसी की डेट अभी नहीं, बहुत पहले से कंफर्म था। ठीक है, मैं ओआईसी का इजलास मैं बुलाना है। यही पॉइंट आगे लेकर चलूंगी। आप मुझे पता है अपोजिशन को जेब देते हैं ये ड्रामे करते ठीक है, मैं ऑपोजिशन की तरफ ही ये जवाब आपका लेके चलूंगी। देखो फारूक साहब, आप लोगों को भी पता था शेड्यूल्ड है, फिर आपने उन्हीं डेट्स में क्यों आपने 4 मार्च को ही क्यों ये जो है अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई। उन डेट्स को आपको कैलकुलेट करके अंदाजा हो जाता कि ओआईसी इजलास इन्हीं तारीख में आ रहे हैं। आप तारीख आगे पीछे भी कर सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से कहा है कि ओआईसी इजलास अहमियत का हामिल है, वैलिड रीजंस हैं, तो ये गैर आइनी नहीं। फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि ये गैर आइनी भी है? फिर आपने उन्हीं डेट्स में तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी, ओआईसी का इजलास भी उन्हीं दिनों में है, तो आप किस तरह से इस मौके पे आप कायम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरम चौधरी। आपके सामने आरिफ चौधरी साहब जो माहिर आइन और कानून है, उन्होंने बात रखी। पहली बात यह है कि स्पीकर आइन के मुताबिक किसी भी जगह इजलास बुला सकता है। पहली बात, इसके लिए कौमी असम्बली की इमारत और कौमी असम्बली का हाल लाजमी और नागुज़ीर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 14 दिन मैक्सिमम है, ये आखिरी तारीख है। 14 दिनों से पहले भी इजलास बुलाया जा सकता है। 2, आपने फरमाया कि जी किस तरह आप गैर आईनी कह सकते हैं, आइन इसको गैर आईनी कहता है। नहीं, मैंने ये कहा कि आप अभी भी इसी मौके पर कायम हैं कि वैलिड रीजंस होने के बावजूद भी ये आप इसको गैर आईनी ही कंसीडर कर रहे हैं। जी सुनो ना, जब आइन कहता है कि मैक्सिमम जो है वो 14 दिन है, उसके बाद जब आप बुलाएंगे तो वो गैर आइन तो हो जाएगा। हाँ, आइन में ये तहफ़्फ़ुज़ जरूर है कि उसके बाद भी अगर काम जो है वो जिस तरह ये अदम एतमाद होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, तो ये गैर आईनी अमल नहीं होगा। लेकिन स्पीकर ने जो एक्शन जो अमल किया है वो आइन से हटके है, वो गैर आईनी है। अब आ जाइए इस बात पर, हमारे लिए बिल्कुल ओआईसी बहुत अहम है, बहुत अहम है, लेकिन याद रखें आइन पर अमल दरामद उससे भी ज्यादा अहम है। अभी मेरी बहन ने उज़मा रियाज साहिबा ने बात की कि जी वो इंडिया की तो तारीफ कल इमरान खान ने की है अपने जलसे में। और आपको याद दिलाऊं, अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने कहा था कि दहशतगर्दों की तरबियत हमारी फौज ने की है। तेहरान में जाकर कह दिया था कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। वो किसने, कितने नफलों का सवाब इन्हें मिला था और पाकिस्तान की कितनी खिदमत की थी इमरान खान साहब ने। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप ये मामला करते तो बेहतर होता, आइन के मुताबिक चले, लेकिन आपने आइन की खिलाफ वर्जी ये की। इलेक्शन कमीशन ने आपको मना किया, इलेक्शन कमीशन के आपने रूल्स और आर्डर उठा के फेंक दिए। खुद वजीर आजम ने, खुद वजीर आला के ने, यानी ये फॉरेन फंडिंग केस में आप पेश नहीं होते। फिर अब 8 साल हो गए हैं, आप जनाब डिले पे डिले करते चले जा रहे हैं, मोहलत। ये जुबानी आप कहते हैं हम आइन पर अमल करते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहती हैं, इनमें कहीं आइन और कानून की हुक्मरानी मुझे बता दीजिए जो ये काम कर रहे हैं। तो बहरहाल आइन और कानून की बात करने वालों को आइन से एक सरे मुंह बाल बराबर इनहराफ नहीं करना चाहिए, और ये बार बार इनहराफ। ठीक है, ये बार बार इनहराफ कर रही हैं, इनको इनहराफ नहीं करना चाहिए। आपने कहा ये गैर आइनी है, आइन की पासदारी करनी चाहिए, और ऐसे इजलास की अहमियत अपनी जगह। आरिफ चौधरी साहब, कुछ कानूनी मामला और भी आपसे मुझे सवालात पूछने, एक मुख्तसर सा वक्फा लूँगी और वापस आऊँगी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आरिफ चौधरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कानूनी मामलात के हवाले से जो बात करनी थी कि सेनेट और कौमी असम्बली के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। ज़रा अभी जो बात की जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, बात की जा रही है कि इसका खात्मा होना चाहिए, हमारी सियासत में सही नहीं है। पहले अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट की दफ़ा कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई, बंदे खरीदे गए,
बोलियां लगाई गई। अब अपोजिशन की तरफ से ये बातें आ रही है कि अपोजिशन बोलियां लगा रही है, बंदे खरीद रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी टीम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब उन्हीं के लोगों को अपने साथ मिलाया जा रहा है। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है कि उनको टिकट ऑफर किया जाए, उनको ओहदों की ऑफर की जाए? कानून इस हवाले से क्या कहता है? अगर आप ये देखें ना कि कानून पर जिस अंदाज में अमल दरामद हो रहा है पूरे सारे अरसे में, जब से ये सियासत पाकिस्तान में शुरू हुई है, दरमियान में वो अखबार जो फौज के या मार्शल लॉ के थे, उन पे तो आप बात उसका करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो कानून और आइन से मामला होते हैं। लेकिन ये जो आइन के तहत हुकूमतें वजूद में आती है, वहाँ कानून की बिल्कुल वही तशरीह और वही तौजीह की जाती है जो उन्हें खुद पसंद हो, जो उनको नुकसान दे रही हो, यानी वो दूसरे के हक में हो, वो कानून की तशरीह जो है किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, आइन में ये बात लिखी हुई है कि ये जो 63A है, A1, उसमें ये बात तयशुदा है कि जिस वक्त पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी हेड ऑफ द पार्टी है, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए या उसे कॉन्फिडेंस का वोट गेन करना हो, तो उसमें जो मेंबर वोट यानी मदनी पार्टी लाइन के खिलाफ देगा, उसको आप यानी मतलब डिफीट कर सकते हैं, जो अगला तरीकेकार लंबा लिखा हुआ है कि भेजेगा स्पीकर की उनकी तरफ रेफरेंस। लेकिन आप जरा ये गौर करें कि ये मैं इसलिए भी पार्टी का हवाला दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल फारूक साहब बड़े इस मामले में जुबानों को जानते हैं। ता तरियाक अज इराक आबुर्दा बवद मार गुजीदा मुर्दा बवद, मुर्दा बवद जिसके लिए आपने ये कानून बनाया है, वो कानून तो देखे ना, मुस्लिम लीग यानी जो पैट्रियट बने थे पीपल्स पार्टी के अंदर, उस वक्त भी इतना ही बड़ा जुल्म था, इतनी बड़ी ज्यादती थी कि पाकिस्तान की सियासत को तब्दील किया जा रहा था। जिस वक्त नवाज शरीफ के दौर में चीजें इधर से उधर हुई या उनके खिलाफ इधर से उधर हुई, मेरी राय में तो किसी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो आइन के तहत मुंतखब होके आता है उसको आईनी तरीके से ही निकालना चाहिए, उसको आप गैर आईनी तरीके से नहीं। और ये जो रोड क्रॉसिंग का कानून है, अगर इसे ये इजाजत दे दी जाए कि पहले आप वजीर आजम को फारिग कर दें और उसके बाद फिर आके यदि आपको दहली जो है वो फेस करना होगी या ठीक होना होगा, तो यकीन माने इससे बेहतर है कि आप इस कानून को बदल दें। उसकी वजह यह है कि ये शिफ्ट जो है इसको मिलकर खत्म कर दे। जो हाउस में जिस तरह दुनिया में है, पार्लियामान में होता है कि जिस तरह भी हुकूमतें चलती हैं, अगर नहीं किसी के पास अक्सरियत तो वो गवर्नमेंट ना करे। ये जो मजाक हमने बनाया हुआ है कि काम वही होता है, वफादारियां उसी तरह खरीदी जाती है, मामला तो, और हर एक शख्स जो है किसी का वो जमीर जो है वो जागता है, वो जो जमीर साहब थे जनरल जमीर की वजह से, और किसी का किसी और की वजह से जागता है, मामला वही का वही है। इसमें मैं समझता हूँ कि आइन जो है वो खामोश नहीं उसे रहना चाहिए, और ये जो तशरीह है ये वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। मेरी राय में ये इंतहाई गैर मौसर कानून है। मौजूदा सूरत हाल के अगर ये रहे, ये कदम तख्ता तो कर सकता है प्राइम मिनिस्टर का आईनी तौर पर कि जो वो लोग चाहें वो कहें कि ये आके हम नहीं जी तस्लीम करते, लेकिन वो जो रूह है आइन की, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जिसकी वजह से ये कानून बनाया गया था, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट बुरी तरह डिफीट हो जाती है, उसके कोई मानी नहीं है। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि इसे आप सवाबदीद अपनी जगह रखें, क्योंकि अब तक सबको मालूम हो रहा है कि ये वक्त कैसे बदलता है। इसमें कितनी दफा की चीजें आई जब सबको पेश करना पड़ा, और कौन सा मुस्लिम लीग नून ने सफर भी किया, इससे बेनिफिट भी लिया, और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो थी उससे सफर ही किया है। मेरा ख्याल है उसे तो बेनिफिट आज तक आज के दिन से अगर कोई मिला होगा तो वो क्या कहते हैं, यानी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मिला होगा, जिस तरह सेनेट बैलेट में या वहाँ उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर फायदा उठाया होगा। और ये जो थे साहिबान जो इस वक्त जिनके खिलाफ तलवार लटक रही है, ये तो भरपूर अंदाज में यानी इन्होंने सारे काम किए, सब लोग जो थे इनके पास आए
और नहा धो के वो जनाब यानी उनकी ड्राई क्लीनिंग होती गई और सारे क्लियर होते गए। आज उन्हें नजर आ रहा है, आपने क्यों नहीं ये सोचा कि जो पहले आपको छोड़ के किसी को छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, आपको छोड़ के क्यों नहीं वो जा सकते? चले ये मैं जवाब लेती हूँ, उस्मान रियाज जदून साहिबा। जुमला अर्ज कर दूं दरमियान में आरिफ चौधरी साहब की इजाजत से। आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज दी है कि जो इस वक्त आईनी शिक के तहत फ्लोर क्रॉसिंग की सजा मुकर्रर की गई है, ये कहते हैं कि आईनी रूह नहीं पूरी हो रही तो इसे तब्दील कर दें। तो ये अच्छा मशवरा है कि आइंदा मुस्तकबिल में ये कानून, ये आईनी शिक तब्दील करके बेहतर कर दी जाए। लेकिन जो इस वक्त मौजूद है उसके तहत अगर कोई वोट अपनी पार्टी के मर्जी के प्रोग्राम के खिलाफ देता है वो दे देगा, अलबत्ता उसे सजा मिलेगी। तो सजा है, वो पता है कि वो फिर आगे जाके कुछ एक प्रोसेस के बाद 20 सीट होगा तो वोट तो उसका काउंट होगा। नहीं, थोड़ी सी वोट काउंट होगा, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ बुनियादी तौर पर इस वक्त ये तशरीह बिल्कुल करेगी सुप्रीम कोर्ट, चाहे इसके खिलाफ करे और आइन के, क्योंकि ये जो अगर एक चीज किसी की नीयत सामने आ गई है तो उसने कह दिया है कि भी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दे रहा और मैं दूसरे घर में चला गया हूँ किसी दूसरी जगह, तो फिर उसके बाद इसका इंतजार किया जाए कि वो जो जिससे इनस्टेबिलिटी से बचने के लिए ये आइन बना था, आइन मोहतरम तशरीह है ना जी, तशरीह फिर सुप्रीम कोर्ट में करनी है, आप वकील जो है पेश करेंगे अपने। मैं तो इस वक्त देखो ना, मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो अपने तौर पर जो मेरी राय है मैं तो उसका इजहार कर रहा हूँ कि आइन के में अंदर लिखे हुए लफ्ज जो है वो मौजूद है, लेकिन हमेशा जो इंटरप्रिटेशन होती है वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के तहत होती है कि आइन की मंशा क्या थी, आइन किस चीज को रोकना चाहता था, और इस चीज का जिस काम के लिए बनाया गया हो कानून को, अगर वो अपनी मंशा पूरी नहीं करता तो उसका वो फायदा है बेईमानी है। जरूर मैं इसमें ऐड करूंगा क्योंकि ये बात बहुत से लोग सुनेंगे। इल्मी बात ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक जान को हलाक किया उसने पूरी इंसानियत को हलाक किया, लेकिन जब वो ये कत्ल कर बैठता है तो उसकी गर्दन भी उड़ाने का हुक्म है। इसी तरह से ये बात तो आइन की रूह कहती है कि फ्लोर क्रॉसिंग न की जाए, लेकिन अगर कोई करता है तो उसका रास्ता तो नहीं रुकता, अलबत्ता सजा दे दी जाती है जो डिफीट करने का प्रोसेस है। अब इससे बेहतर तो ठीक है। नहीं, कत्ल का मामला बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, ये इक़दाम कत्ल का मामला मुख्तलिफ है। ये कानून आइन जो चीजें बनाई हैं ये बिल्कुल उससे हटके हैं, ये वो चीजें हैं जिसमें कॉमन सेंस को भी बड़ा दखल है और आपने प्रोटेक्ट करना है लोगों के राइट्स को, आपने मुल्क को बचाना है। और अगर इस तरह की सिचुएशन देखे चलती रहे पाकिस्तान के साथ, अब तक क्या हो रहा है, इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है कि किसी शख्स को भी मौका नहीं देखे। कितनी तकलीफ होती थी आपको कि जब प्राइम मिनिस्टर को डीसीट किया गया था, वक्त से पहले नहर कर दिया गया, घर भेज दिया गया, तो आप लोग परेशान थे। तो आज भी आपकी वो परेशानी होनी चाहिए कि भाई एक साल रहता है और अगर पूरा हो जाए तो इसको कहीं इन्होंने नजर भी नहीं आना अगर आप इन्हें मौका ये देते। लेकिन इससे पहले ये शताब्दी है, तो ये शताब्दी मेरा ख्याल है काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस हो सकती है। इस तरह इजी भी नहीं है जिस तरह देखा जा रहा है, चीजें बहुत कुछ और रुख इख्तियार कर सकती है और पाकिस्तान को कल को आपके लिए भी संभालना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को आगे उस्मान रियाज साहब का केस अलग था, बस एक जुमला और है, फिर हम बाद में चौधरी साहब मेरे पड़ोसी हम बात करेंगे। जो नवाज शरीफ साहब का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आउट ऑफ द वे गए और उनको डिस्क्वालीफाई किया। यहाँ मामला आइन की जो है आदम एतमाद और आइन के मुताबिक तशरीह का है। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कानून है वो सजा मुकर्रर करता है, जो आदमी जो है मुनहरिफ होकर वोट देता है उसकी सजा मौजूद। मैं इसी पे आपसे देखेंगे उस वक्त भी डायरी लिखी हुई थी में कि जो शख्स जो है यानी उन्होंने जो फैसला किया था सादिक और अमीन वाला, आज भी वो कानून उसी तरह मौजूद है जिस तरह उस वक्त था जब फैसला किया गया था। उसको भी आप वक्त आने वाला है, आपके पास बड़ी मेजॉरिटी होगी, आप अगर ये समझते हैं तो उसको बदलें।
जी जी, बहुत सी तरमीम होने वाली है आइन में जी, बहुत सी चीजें ठीक है, बहुत सी तरमीम होने वाली। उज़मा रियाज जदून साहिबा की तरफ जाऊंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, आपने गुफ्तगू सुन ली उज़मा साहिबा, आरिफ चौधरी साहब की, सदीक़ फारूक साहब की भी, कानून क्या कहता है इस हवाले से मुनहरिफ अराकीन को लेके। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा गलती पर हैं, वापस आ जाएं, माफ़ कर दिया जाएगा, दरख्वास्त की है, लेकिन साथ ही तंबीह भी की कि अगर ऐसा नहीं करेंगे बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं फैमिली के लिए, शादियों में नहीं जा सकेंगे, बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ पर आपके बच्चों को ताने मिलेंगे। तो मुझे ये बता दें, सवाल जो मेरा ये है उज़मा साहिबा आपसे, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कौन सी ईमानदारी का मेयार सेट करने जा रहे हैं? देखिए इनाम, आजकल जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये पीटीवी का जमाना तो रहा नहीं कि जब पीटीवी के ऊपर गवर्नमेंट जो चाहती थी उस पर वो वाली न्यूज चल जाती थी और उसके अलावा कुछ नहीं चलता था। आजकल हर बंदा खुद ही एक सहाफी है और जो चीज उसके दिल में आती है, चाहे वो जिस कंडीशन में भी उस वक्त वो बंदा बैठा हुआ हो, वो अपनी दिल की बात उठाता है और फेसबुक पे लगाता है और ट्विटर पे लगाता है, इंस्टा पे लगाता है, और वो तमाम चीजें तमाम लोगों को पहुंच जाती हैं। और ये जो मोबाइल है ना जी, ये हर वक्त हर किसी के हाथ में मौजूद है। आप अगर 2 मिनट के लिए भी फारिग हैं और आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो आप खोलते हैं और आपकी पास तमाम दुनिया की इंफॉर्मेशन के साथ साथ तमाम लोगों के व्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है उज़मा साहिबा, ये मोबाइल तो 126 दिन का धरना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था जी, 126 दिन का धरना जब तहरीक इंसाफ ने दिया था, ये मोबाइल तो तब भी मौजूद थे, लम्हा लम्हा रिपोर्टिंग भी होती रही थी। आप बात सुन लेना, बात जरा मेरी कंप्लीट होने दें। तो बात ये है कि खान साहब ने भी ये जो बयान दिया है, ये लोगों का रिएक्शन देख के बयान दिया है। आज नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी इतनी कम हुई है, किसी को क्या पता था कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है, किसी को क्या पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। ये हंसने की बात तो नहीं है ना जी। ये देखें, मुझे नहीं पता था जी, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ओल्ड, लेकिन अर्ली 90s तक में हमें इन चीजों का कुछ पता नहीं था कि क्या है, किस तरह से हैं। ये तमाम चीजें लोगों को अवेयर की गई, बताया गया, और फिर ये भी बताया गया कि जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी, जिस पार्टी ने आपको इस मकाम पे लाके बैठाया, और जिस पार्टी के हल्फनामे से आपने इकरार किया कि मेरी तमाम ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ रहूंगा, मेरी वफादारी आपके साथ रहेगी, तो सिर्फ 2 पैसे देकर आपने वफादारी बदल ली। ये तो आज मैं ही बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया बात कर रही है। और मैं ये समझती हूँ, देखें, ये ट्रेंड बुरा नहीं है, होना चाहिए। बहुत आपको तकलीफ थी तो 3 साल पहले आप कहते ना कि जी हमें इमरान खान से ये तकलीफ है, हमें पार्टी से ये तकलीफात है, जिसकी वजह से ये हमारा इस्तीफा कबूल कीजिए और हम जा रहे हैं। आज इनके ईमान जाग रहे हैं, ईमान इनके जाग नहीं रहे, इनको पैसा दिखाया जा रहा है, इनको लालच दी जा रही है, इनको अगली इलेक्शंस के बाद सीटों की लालच दी जा रही है कि हम आपको अगले इलेक्शन में आपकी सीट पक्की है, आपको हम अपनी सीट देंगे। बात ये नहीं है। ठीक है, मैं यही पॉइंट रखती हूँ। ये इस किस्म का आज ये भी बैठे हुए हैं और कहते हैं कि ठीक है जी, आइन के अंदर तरमीम लेकर आएंगे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी ये काम होने दें, बाद में देखेंगे। ठीक है, कल जब बाद में इनके ऊपर आया तो फिर ये वैसे पाकिस्तानी सियासत में तो यही चल रहा है ना उज़मा साहिबा, पाकिस्तानी सियासत में तो ना किसी ने तो इसका इब्तिदा करनी है ना, कर ले आप लोग, इसकी इब्तिदा कर लीजिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि देखिए जी, अल्लाह ताला जिस वक्त आप इस असेंबली में आके बैठते हो ना, तो 12 करोड़ अवाम में से 342 मेंबर्स होते हैं, वो 342 मेंबर्स इंक्लूडेड मी। हम ये ना सोचें कि ये हमारी काबिलियत थी, कि हम बहुत बड़ी चीजें थी। ये अल्लाह का खास करम और अनायत आपके ऊपर होती है कि अल्लाह आपको लाके इस जगह पे बिठाता है, और इस जगह पे आने के बाद आप अगर पैसे पे दिखते हो, आप अगर अपने ईमान को सीटों के ऊपर भेजते हो, तो आप मुझे बताएं ऐसे बंदों का क्या ईमान होगा, और जिनको ये खरीद के लेकर जा रहे हैं, आए ये उनके साथ अजीज में होंगे। चले, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है। ठीक है, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है। एक सेकंड सदीक़ फारूक साहब,
प्रोग्राम का वक्त सिर्फ लास्ट 1 मिनट बाकी है। मेरा सवाल आपसे ये है, शॉर्टली मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा। आपने कहा है कि अराकीन टूट रहे हैं, ये बंदे जो जितने भी तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं, ये मुनहरिफ अराकीन हैं, ये अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं, आप लोग उनको अपने साथ शामिल भी करें। जब उनकी टीम होती है आप लोग उंगलियां उठाते हैं। ये तो किसी नकारा टीम है, पाकिस्तान को चला नहीं सकती। नकारा टीम किस तरीके से पाकिस्तान के मसाइल हल करेगी? उन्हीं बंदों को आप पैसों की भी ऑफर लग रही है, उन्हीं बंदों को टिकट्स भी दे रही हैं, तो वो आपकी टीम में आके कैपेबल हो जाएंगे इस बात के कि वो हुकूमत को भी चला सकें, मुल्क के मामलात को देख सकें, आवाम के मसाइल हल सकें। वहाँ पे हैं तो गलत हैं, आपके साथ हैं तो ठीक है। ये कैसा तजाद है सियासत में? ये पहले तो ये विकेट गिराते थे ना कि रोज एक विकेट गिर गई है फलां। मैं आपसे मुख्तसर आपके सवाल का जवाब दूंगा। नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी तो मेरी बहन ने उज़मा लिहाज ने कहा कम हुई है, सारे सर्वे के मुताबिक बहुत चारों सूबों में बढ़ गई है। ये लोग इस वक्त अपनी पार्टी से नाला हो के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वोट। अब उसके बाद किसने टिकट दिया है किसने नहीं दिया ये तो बात होगी बात की। फिलहाल उन्होंने जो जो बातें की हैं, उन्होंने कुरान पर हल्फ दिया है, उन्होंने अल्लाह के रसूल की कसम खाई है कि जनाब अली हमने कोई पैसा नहीं लिया। तो रह गई अल्लाह रसूल की बात जो इतनी अहम है हमारे लिए। इमरान खान साहब ने अल्लाह रसूल के नाम पे जितने वादे किए कोई ये पूरा किया हो तो मुझे बताइए। इमरान खान के लिए अल्लाह रसूल अहम नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो फिर बताइए कितने वादे पूरे किए उन्होंने? मैं इस पे थोड़ा सा एक मेरे भाई ने जिस तरह से कहा कि विकेट हम गिराते रहे, बिल्कुल जी, हमने तमाम आजाद उम्मीदवार अपने साथ मिलाए थे, आजाद जो कामयाब हुए थे। हमने किसी नून लीग का बंदा हमने उस टिकट पे जीता हुआ बंदा नहीं खरीदा। मुलाकातें की देखिए मुलाकातें अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई भी बंदा जो अपनी पार्टी में से टिकट में से जीता हो तो उसको हमने अपने साथ शामिल किया हो। देखें एक मिनट, नहीं जी, देखें प्लीज, ये जितने भी आजाद अराकीन थे उनको हमने अपने साथ शामिल किया। उसको आप ही कर सकते थे, हम भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात गलत हो तो आप मुझे दें कि हमारे 3 पंजाब में वोट तोड़े हैं अपना इसने आपके बुजदार ने और आपकी पार्टी ने। मैं ये कहता हूँ सबकी बात कर रहे हैं आप जी, आपकी बात नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, एक मिनट ठीक है ना। अगर नहीं मुझे पता, मुझे पंजाब का नहीं अगर पता तो आप बता देना, आप बता देना। हो गया है मुसलसल वो मिलते हैं। देखें 1.5 साल हो गया है, सही नहीं हो जाती मेरे भाई मुझे साहबा इन्हें ये बताया मेरे भाई हैं कि दो लोग अगर दोनों मिलके गलत काम करें तो वो सही नहीं हो जाता। ये मैं मेरे भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, मेरे सामने मेरे लिए सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं। 1.5 साल या 2 साल से मेरे ऊपर भी काम हो रहा था, मुझे भी लालचें दी जा रही थी, मुझसे भी बातें की जा रही थी, और मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी, और जो उनको मैंने ये जवाब भी दिया। मेरा जवाब ये था कि जिस अल्लाह ने मुझे इस जगह पे पहुंचाया और जिस खान की वजह से आज आप सब मुझे पहचान रही हैं, तो अगर मैं उस अल्लाह की शुक्रगुजार नहीं होती, इस सीट पर उस खान की शुक्रगुजार ना होते हुए आपसे मिलती हूँ, तो आप कल मुझसे वफा कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं? मेरा जवाब उनको ये था, मेरे भाई ये बात इस वक्त ये नहीं है, इस वक्त बात हो रही है ईमान की और आपके अपने किरदार की। तो खुदारा इन किरदारों को खराब ना करें, अपने बेहतरीन किरदार इस्लाम के लिए, अल्लाह का रसूल, इस्लाम, पाकिस्तान, उसके बाद फिर बिल्कुल उसके बाद बड़ी ठीक है। लेकिन ये बात अपने खान को बताएं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेके और जलसों में जो वादे किए हैं उनमें से कौन से पूरे किए हैं आपने? अल्लाह और रसूल को अरे इसका फैसला अवाम पे छोड़ देती हैं सदीक फारूक साहब। हमने वादे पूरे नहीं कर सके, हमें तो 3.5 साल में नहीं है जगह खुदा का करो सारे। मेरे भाई 70 साल आपको मिले, आप लोग कुछ ना कर सके। आज करने नहीं दे रही, हुई है एक खान खड़ा है जी,
इस्लाम के लिए, जिसको आप किसान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। 70 साल की बात कर रही है, नवाज शरीफ की उम्र 70 साल है, पैदा होते ही उसे इक़्तिदार मिल गया था। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा ना करें जी, ना करें, ना करें, ना करें। आपका फेवरेट सरदारी था, सरदारी के पीछे होंगे, ना करें ना। हमारी सियासी तारीख पाकिस्तान की बड़ी लंबी है। बाकी ना हो, बट आपसे तबक्कुरी की जाती है इस तरह की। मुझे ये बताइए, आप बताएं कि अभी इन्होंने कहा था 70 साल से आप इक़्तिदार में हैं, ये टेक्निक और अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, यार कम से कम अपनी बातें तो सुना करें। ये ऐसी बात होती है जिसकी कोई माने इस तरह नहीं, ये जो आप ले रहे हैं। नहीं, ये आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि भी आप इंटरप्रिटेशन न करें। मेरा आपके साथ भाई जैसा ताल्लुक है, आप इंटरप्रिटेशन न करें। इस वक्त जब वो खुदा रसूल को याद दिला रही हैं, मेरे मुझे बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात कह रही हैं। मैं आपकी इंतहाई इज्जत करती हूँ मेरे भाई। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, पंजाब आपके पास था, ये KPK आपके पास था, वफाक में आपके पास था, कौन है ना, है ना, पर हमारे पास कितने साल हुए? हमारे पास 7-8 साल हुए, 9 साल बल्दियाती इलेक्शन। नहीं देखे, आप भी तो नहीं जीते ना, आप जीते हैं वहाँ पे, हम तो वहाँ थे थोड़े, जिन्होंने आप भी तो नहीं जीते ना। अगर आज जीती ना, नहीं, JUI जीती, वहाँ पे गढ़ ही मुस्लिम लीग नून का था और JUI का था जी। वो जब आप जहाँ की तरफ जाएंगे तो हमारा गढ़ है, वहाँ आपको पता चल जाएगा। मेरे भाई, मैं हजारा एतबार से हूँ, मैं हजारा एतबार मालूम है, से हूँ, और मैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे पता है, और इलेक्शन अब होने वाले हैं तो आपको नतीजा मिल जाएगा। चले, अब मेरे प्रोग्राम का वक्त जी ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, सदीक फारूक साहब, उज़मा रियाजुद्दीन साहिबा, आरिफ चौधरी साहब। कानून क्या कहते हैं, कानून इस हवाले से बहुत वाज़ेह है, कानून ने क्या कहा है और सियासत हमारी किस तरफ जा रही है, तो फैसला फिर सियासी जमातों की बजाय अवाम को ही करने दें। अवाम बेहतर समझती है। कानूनी राय अवाम तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है कि कानून क्या कह रहे हैं सारी सूरत हाल को लेकर। तो अब अवाम ने फैसला करना है कि अपोजिशन ठीक कह रही है, हुकूमत ठीक कह रही है, किसने वादे पूरे करने हैं, किसने पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने हैं। प्रोग्राम सियासत और रास्ते का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।